नेक्स्ट इज बीटा डीके। बीटा नेगेटिव डीके की, मैं बीटा डीके बोलने का मतलब बीटा नेगेटिव डीके से होता है। मैं न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहा हूं बेटा, ये एक न्यूक्लियस है। अगर ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो ये अल्फा डीके भी कर सकती है, बीटा डीके भी। अलग अलग टाइप की न्यूक्लियस के लिए अलग अलग डीके होता है। अभी हम यहाँ बीटा डीके पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो अगर बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो ये हो गया Z+1YE प्लस -1E0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये इसकी इक्वेशन होती है। ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम बीटा नेगेटिव पार्टिकल बोलते हैं। तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल इज नथिंग, इट इज एन इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है, अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन है तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। वो कैसे निकल रहा है वो कंसेप्ट भी हम समझेंगे। ये पेरेंट न्यूक्लियाई हो गई, ये क्या हो गई बेटा, डॉटर न्यूक्लियाई हो गई। ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल। बीटा नेगेटिव पार्टिकल इज ऑलवेज, एमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एमिशन ऑफ एन एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। इस पार्टिकल का नाम एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है। इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ है। तो ध्यान रखना है, ये बीटा डीके का मतलब, अभी मैं बीटा नेगेटिव डीके पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। In case of beta decay, क्या हो रहा है? फर्स्ट, एटॉमिक नंबर will increase by 1 and mass number will remain same. Atomic number will increase by 1 and mass number will remain same. अब सेकेंड पॉइंट, अब बेटा अब देखो, अगर मास नंबर सेम है तो आइसोबार है, और जेड का डिफरेंस अगर 1 हो तो मिरर आइसोबार हो जाते हैं। तो इसमें पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर मिरर आइसोबार्स। पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर मिरर आइसोबार्स। आपने भी पढ़ा होगा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस और साइज ऑफ द न्यूक्लियस, वो मास नंबर पे डिपेंड करता है। तो यहां से आगे बेटा, साइज ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई विल बी सेम। क्यों सेम है बेटा? क्योंकि दोनों का मास नंबर सेम है। क्लियर है यहां तक? अब यहां से एक चीज और भी देखना है, बीटा डीके होता किसमें, हम ये पढ़ चुके हैं N/P रेशो। अगर N/P रेशो स्टेबिलिटी वाले से ज्यादा हो जाए, N/P रेशो अगर N/P रेशो स्टेबिलिटी वाले से ज्यादा हो जाए तो उसके अंदर बीटा डीके हो जाता है, बीटा नेगेटिव डीके हो जाता है। जहां पर बीटा नेगेटिव डीके इसी में होता है, इस केस में आपका बीटा नेगेटिव डीके होता है। अब अगर आपकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो स्टेबिलिटी वाले से ज्यादा है तो ये बीटा नेगेटिव डीके को लीड करता है। इसका मतलब आपने अब क्या किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ a-z थे, यहाँ a-z-1 हो गए। अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन देखूं, न्यूट्रॉन इधर a-z थे, इधर a-z-1 हो गए। न्यूट्रॉन कम हो गए, न्यूट्रॉन कम हो गए। अब आपके न्यूट्रॉन क्या हो गए बेटा, कम हो गए, प्रोटॉन बढ़ गए। न्यूट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन बढ़ गए, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली रेशो कम हो गई। तो बीटा नेगेटिव डीके में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, N/P रेशो, N/P रेशो क्या कर जाती है बेटा, डिक्रीज कर जाती है, तभी वो स्टेबल हो जाता है। तो ध्यान रखना है, बीटा नेगेटिव डीके सिर्फ उसमें होगा जिसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो स्टेबिलिटी वाले से ज्यादा हो, और बीटा नेगेटिव डीके के बाद N/P रेशो कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन आता है, इवन दो न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन, स्टिल इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ड्यूरिंग द बीटा डीके, हाउ इट इज पॉसिबल। तो बेटा देखो, बीटा डीके, बीटा नेगेटिव डीके उस न्यूक्लियस में हो रहा है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक फ्री न्यूट्रॉन तो स्टेबल होता है, एक फ्री न्यूट्रॉन तो स्टेबल होता है, बट एक फ्री प्रोटॉन स्टेबल नहीं होता। फ्री प्रोटॉन स्टेबल नहीं होता, एनर्जेटिक फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है और फ्री प्रोटॉन स्टेबल होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहां पर अगर मैं न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर है ये न्यूट्रॉन,
ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में प्लस एंटी न्यूट्रिनो में। ये क्यों निकला? अदरवाइज स्पिन कंजर्व नहीं होती, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल नहीं होता। इस केस में न्यूक्लियस के अंदर वाला एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में और एक एंटी न्यूट्रिनो में, और इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बीटा नेगेटिव पार्टिकल। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं बेटा? बीटा नेगेटिव पार्टिकल हम इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल साथ निकलता है, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकल जाता है। ठीक है, अब यहां पर बड़े ध्यान से देखना है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकला? इस इलेक्ट्रॉन को किसी और प्रोटॉन ने अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लिया और वो अट्रैक्ट करके दोबारा से न्यूट्रॉन क्यों नहीं बन गया? अब ये क्वेश्चन भी आता है। एक्चुअली द इंटरेक्शन between beta negative particle and nucleon का मतलब प्रोटॉन is weak due to weak nuclear force, interaction between beta negative particle and protons is weak। प्रोटॉन्स से भी ज्यादा बेटर वर्ड है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में वीक होती है ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स। दैट्स व्हाई देयर इज एमिशन इंस्टेड ऑफ एक्सचेंज। इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये बीटा पार्टिकल कोई और इलेक्ट्रॉन अपने पास अट्रैक्ट, कोई और प्रोटॉन अपने पास अट्रैक्ट करके उसको दोबारा से न्यूट्रॉन बना दे। यहां पर एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। क्यों निकलता है? अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकला, बीटा नेगेटिव पार्टिकल क्यों निकला? ड्यू टू द वीक न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द बीटा नेगेटिव पार्टिकल एंड द अदर न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस। इवन दो न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन, स्टिल electrons are emitted during beta decay. Why? Because this electron comes from the conversion of neutron into proton with emission of electron and an anti-neutrino particle, and this electron is known as beta negative particle। ये वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एटम के फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? न्यूट्रॉन के कन्वर्जन की वजह से। किसमें? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्जन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आया। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकला? ये इलेक्ट्रॉन किसी और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर और प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर और प्रोटॉन है, तो उस प्रोटॉन को इसको अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, है ना? पर फिर भी ये बाहर निकल जाता है और कोई प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इंटरेक्शन बिटवीन द बीटा नेगेटिव पार्टिकल एंड प्रोटॉन और बीटा नेगेटिव पार्टिकल और न्यूक्लियॉन के बीच की रिएक्शन, न्यूक्लियॉन के बीच की इंटरेक्शन वीक होती है, इनके बीच में वीक न्यूक्लियर फोर्स लगती है, इसलिए उस वजह से ये इसको अपनी तरफ खींच नहीं पाता बल्कि एमिट कर दिया जाता है। अब हम देख रहे हैं बेटा क्यू वैल्यू, कि हम क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं एक बीटा डीके की। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट क्यू वैल्यू इज rest mass energy of reactant minus rest mass energy of product। ये क्यू वैल्यू होगी। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज दिस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटा ZX minus rest mass energy of product, this is mass of nucleus of Z plus 1YA minus mass of electron into C square। आपको ध्यान रखना है एंटी न्यूट्रिनो का रेस्ट मास 0 होता है, तो मैंने इसका मास कंसीडर नहीं किया, आगे इसकी प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ लेंगे। दिस क्यू वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये न्यूक्लियस का मास है। अगर न्यूक्लियस के मास को एटम के मास के टर्म में लिखना हो तो एटम का मास माइनस जेड इलेक्ट्रॉन का मास बिकम्स न्यूक्लियस का मास, ठीक है, माइनस ये क्या बना बेटा, एटम का मास माइनस जेड प्लस 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस का मास, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं क्यू वैल्यू निकालूं, ठीक है, ये माइनस जेड, ये प्लस जेड प्लस 1, ये माइनस 1, आप सिंप्लीफाई करके आप समझ सकते हो। ध्यान से देखना बेटा क्या बन रहा है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखते हो अलग से कि क्या टर्म बन रही है, तो आपका ये आ गया मास ऑफ जेड एक्स ए माइनस मास ऑफ जेड प्लस 1 वाई ए।
माइनस जेड टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस माइनस प्लस, प्लस जेड प्लस 1 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर। ये कट गया। तो व्हाट इज क्यू वैल्यू इन बीटा नेगेटिव डिके? दिस इज मास ऑफ जेड एक्स ए माइनस mass of Z plus 1 by A into C square. This is the Q value in beta negative decay. ये आपका Q वैल्यू आ गई बीटा नेगेटिव डिके में। ये एटम के मास हैं, ये न्यूक्लियस के मास थे। ये आपको Q वैल्यू बीटा नेगेटिव डिके की ऐसे कैलकुलेट करनी है। It was observed that the most of the beta particles are emitted with very small kinetic energy and very few number of beta particles are emitted with maximum kinetic energy, and that kinetic energy is known as end point energy. This is the spectrum of emitted beta particles during beta decay. तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि एनर्जी स्पेक्ट्रम of emitted beta particles during beta decay is continuous. Energy spectrum of beta particles during beta decay is continuous. तो बेटा ये ग्राफ आता है, इस ग्राफ से आप देख सकते हो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स ज्यादा है बट उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, और यहां पर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कम है और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट most of the beta particles are emitted with small kinetic energy and very few number of beta particles are emitted with maximum kinetic energy, that is end point energy, that is end point energy। ठीक है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम एंड पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बीटा पार्टिकल्स का एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, ये आपको बेटा ध्यान रखना है। यहां से अब एंटी न्यूट्रिनो साथ क्यों निकला? टू कंजर्व एनर्जी, मोमेंटम एंड स्पिन, an extra particle called antineutrino particle is emitted with beta negative particle during beta decay। अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि ये पार्टिकल एनर्जी, मोमेंटम और स्पिन को कंजर्व करने के लिए कैसे साथ निकला। अब हमें इस चीज पे भी डिस्कस करना है। इन केस ऑफ बीटा डिके, some of the laws of conservation of energy, laws of conservation of momentum and law of conservation of angular momentum or spin were violated। तो कैसे वो वायलेट हुए थे, अब हमें उनको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कैसे वायलेट हुआ? It was observed that emitted beta particles in beta decay does not carry so much energy for accounting of टोटल एनर्जी रिलीज्ड। हमने देख लिया इतनी क्यू वैल्यू निकली है।
अब बीटा पार्टिकल तो हल्का है डॉटर न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में, तो डॉटर न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में बीटा पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, पर हमने देखा कि वो जो एमिट हुआ उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी कहां जा रही है हमें पता ही नहीं। इट मींस वेयर द रिमेनिंग एनर्जी इज गोइंग, ये हमें पता नहीं था। ठीक है, फिर इसी के लिए साथ में ये एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, इसीलिए साथ में ये एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है कि जरूर इसके साथ साथ कोई और पार्टिकल निकल रहा होगा जो कुछ एनर्जी लेके जा रहा होगा, तो मींस एनर्जी जो शेयर हो रही होगी मेनली बिटवीन द बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो होगी, वहां से ये पता लगा कि एक और पार्टिकल पक्का होगा। अगर बीटा पार्टिकल ही बहुत कम एनर्जी लेके जा रहा है तो बाकी बीटा पार्टिकल इज एमिटेड विद स्मॉल पोर्शन ऑफ एनर्जी, तो बाकी एनर्जी कहां जा रही है ये हमें नहीं पता लगा। सेकेंड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। It was observed that sometimes beta particle and daughter nuclei moves in the same direction, इवन दो जब पेरेंट न्यूक्लियर रेस्ट पे थी, अगर पेरेंट न्यूक्लियर रेस्ट पे थी उसके बाद भी अगर बीटा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियाई सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम पहले जीरो था अब तो जीरो नहीं हुआ। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, और वो जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों डॉटर न्यूक्लियर और बीटा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसीलिए सो टू कंजर्व momentum and another particle must be emitted with beta particle, वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, ऐसा भी हो सकता है कभी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो या किसी एंगल पे जा रहे हो, मोमेंटम शुरू पहले कंजर्व ना हो रहा हो, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक और पार्टिकल हमें साथ चाहिए ही चाहिए। देखना बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे वॉल्यूट हो रहा था, ये रिएक्शन थी। इसमें शुरू में स्पिन a/2 हो गई, इसमें a/2 होगी, इसमें 1/2 होगी, यहाँ टोटल स्पिन a/2 है, यहाँ स्पिन a/2 प्लस 1/2 है, तो स्पिन को कंजर्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा पार्टिकल और निकालना पड़ेगा जिसकी स्पिन इलेक्ट्रॉन की स्पिन से अपोजिट होगी, जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो हमने यहां ये देखा कि बीटा डीके में अगर एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल ना निकलता तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लॉ भी वॉल्यूट हो जाता, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला लॉ भी वॉल्यूट हो जाता, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला लॉ भी वॉल्यूट हो जाता। इसीलिए पॉली एक साइंटिस्ट था, उसने ये बोला कि बीटा एमिशन, बीटा पार्टिकल एमिशन is associated with another particle emission. पॉली ने सजेस्ट किया था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम और स्पिन को कंजर्व करने के लिए बीटा पार्टिकल के साथ एक और पार्टिकल भी निकलेगा, उस पार्टिकल का नाम न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो होगा। बीटा नेगेटिव पार्टिकल के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, बीटा पॉजिटिव के साथ न्यूट्रिनो निकलेगा। इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, इसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं। ये पॉली ने कहा था क्यों निकला अगला पार्टिकल और पार्टिकल क्यों निकला, टू कंजर्व एनर्जी, मोमेंटम एंड स्पिन, and another particle known as neutrino or antineutrino is emitted with beta particle during the beta decay. Next is properties of neutrino or antineutrino. ऑलमोस्ट जीरो रेस्ट मास होता है, जीरो चार्ज होता है, एक पैकेट है लाइक ए फोटोन, इट कैरीज एनर्जी, मोमेंटम एंड स्पिन। इसके पास मोमेंटम भी होता है, इसके पास स्पिन भी होती है, प्लस माइनस हाफ स्पिन होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से अपोजिट स्पिन होगी एंटी न्यूट्रिनो की और न्यूट्रिनो की पॉजिट्रॉन वाली होगी। ठीक है, बीटा पार्टिकल मैंने आपको बताया बीटा पॉजिटिव इज अकम्प्लिश्ड विद न्यूट्रिनो एंड बीटा नेगेटिव इज अकम्प्लिश्ड विद एंटी न्यूट्रिनो।
बहुत डिफिकल्ट होता है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना, बिकॉज इट इंटरेक्ट्स वेरी वीकली विद द मैटर। 10-12 किलोमीटर ये एयर में चल सकता है, हमारी बॉडी में से भी पास कर जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। फिर भी जापान ने इसको बहुत लेट 1960 के आसपास जापान ने इसको डिटेक्ट किया था, 1956 में किया था शायद। तो वहां पे जापान ने इसको डिटेक्ट किया था, इवन दो ये मैटर के साथ बहुत वीकली इंटरेक्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट बीटा नेगेटिव डिके।